एक्सक्लूसिव इस प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंदर रैना जी हैं। गर्दिश कर रही हैं खबरें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में दूरियां हैं। जिस दिन सोनामर्ग के अंदर जेड मोड टनल का उद्घाटन हुआ उसी दिन उमर अब्दुल्ला ने जमकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की तारीफ भी की। और वहीं फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मरकजी हुकूमत के साथ हमें मिलकर काम करना होगा, या तो ये हमारी मजबूरी है या फिर हम मरकजी हुकूमत को नाराज नहीं कर सकते। कांग्रेस के लोग भी लगातार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वार कर रहे हैं। इसी बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है ये जानना इंतहाई जरूरी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के जनाब रविंदर रैना साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रैना साहब। आपने देखा कि हालिया ही प्राइम मिनिस्टर जी का दौरा जो है वो सोनामर्ग में हुआ, जेड मोड टनल का उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुई। उस दिन उमर अब्दुल्ला जी 370 को भूल गए, सब चीज़ों को भूल गए। उमर अब्दुल्ला जी ने सिर्फ रियासत के दर्जे की बात की और मरकजी हुकूमत के साथ बेहतरीन रिश्ते और ताल्लुकात की शुरुआत की। क्या लगता है, क्या सर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में आपको भी दूरियां नजर आ रही हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सर जिन्होंने असेंबली इलेक्शन मिलके लड़ा सर, और जब हुकूमत बनी तो हुकूमत बनने के बाद जब कांग्रेस हुकूमत का हिस्सा नहीं थी सर, उस दिन से ही ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि कुछ ना कुछ सर, गड़बड़ है सर, लेकिन ये उनका अपना मामला है। अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों दूरियां हैं, क्यों एक दूसरे के खिलाफ इस समय बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये वो जमातें जानती हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मिलके इलेक्शन लड़ा। अब शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है, या जो भी कारण है ये कारण उनको पता होंगे। बीजेपी इस वक्त मेन अपोजिशन की जमात है और अपोजिशन जमात होने के नाते हमारा फर्ज है कि लोगों के मसाइल, आम लोगों के मसाइल को लगातार उठाना, लोगों के बीच में रहना, लोगों की परेशानियां दूर हो, इसके लिए लड़ना। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में क्यों टकराव हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपस में क्यों जो है एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल के मैदान में उतरी हैं, इसका जवाब या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले दे सकते हैं या कांग्रेस पार्टी दे सकती है। उनकी लड़ाई के ऊपर मेरा बयान नहीं देना वाजिब बनता है। ये तो वो जाने कि क्यों उनके आपस में। एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो इनॉग्रेशन हुई जेड मोड टनल के और जो देश के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ, उस दिन उमर अब्दुल्ला जी ने जो मोहब्बत हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के लिए दिखाई वो बड़ी अजीब थी, क्योंकि उससे पहले हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ टकरार होती थी, लेकिन उस दिन की मोहब्बत कुछ अलग लगी सभी पार्टियों को कि ये मोहब्बत में आज मरकज की जो हुकूमत है वो भारतीय जनता पार्टी की है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क के जनाब नरेंद्र मोदी साहब जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए और जेड मोड टनल जो अब सोनामर्ग टनल के नाम से जाना जाता है उसका इनॉग्रेशन था, उसका उद्घाटन था। और स्वाभाविक है, नेचुरल है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को वहां रहना है। अब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब किसी स्टेट में जाएंगे और वो भी मरकज के जेर इंतजाम जो यूटी में हो, तो वहाँ के गवर्नर साहब का, वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब का ये फर्ज बनता है कि वो उस प्रोग्राम का हिस्सा रहें, ना कि हिस्सा रहें बल्कि वहाँ की देख रेख और अच्छे तरीके से प्रोग्राम हो। ये तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको अदरवाइज किसी दूसरे ढंग से नहीं देखना चाहिए। अब आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रोटेक्ट करने लग गए। इसमें प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं है जनाब, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस की बात करता हूं। एक अगर मुल्क के बीजेपी के लोग उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोलते थे, आज आप उनके हक में बोल रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, एक मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब और जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सरकार है। तो आप कैसे एक स्टेट के अंदर जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो आप कैसे उनको बाईपास कर सकते हैं? हमारे मुल्क का एक फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, हमारे मुल्क का आईन है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सबसे मजबूत तरीन है, जो सबसे सबको
अकाउंटेबल बनाता है अपनी जिम्मेवारियों के लिए, अपने फराइज के लिए। तो इसलिए इसमें कोई सियासत या राजनीति नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दूरियां हैं या तलवारें खिंची हैं या एक दूसरे के, इसका फायदा बीजेपी को होगा? इसमें देखिए वो तो आपने उनको पूछना है कि उन्होंने दूरियां क्यों बनाई है। ये फायदा आप लोगों का हो सकता है सर। बीजेपी मेन अपोजिशन जमात है, हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। नौजवानों को, बुजुर्गों को जहां कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ गई वहां जाके सरकार को जगाना, लोगों की मदद करवाना। आपने देखा होगा कि जब किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा के गांव में दहशतगर्दाना हमले में विलेज डिफेंस कमेटी के लोग मारे गए, हम वहां जाके पहुंचे। उसके बाद रजौरी के बढ़ाल गांव में 17 लोगों की जान चली गई, सबसे पहले उस गांव में हम पहुंचे। हम तो लोगों के मुद्दे, लोगों के लिए आवाज बुलंद करते हैं, लोगों के खादिम और खिदमतदार हैं, हम लोगों के लिए काम करेंगे। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी हमें एक ट्रैक पे नजर आ रही है, इससे हम क्या ये महसूस कर सकते हैं कि मरकजी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और आप लोग उमर अब्दुल्ला जी से खुश हैं, उनके काम से खुश हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी इस समय मुल्क के अंदर हमारी सरकार है और अलग अलग स्टेट्स में, कल प्राइम मिनिस्टर साहब अगर बंगाल में जाते हैं तो वहां ममता बनर्जी हैं, हमारी सियासी मुखालिफ हो सकती हैं, सियासी हरीफ हो सकती हैं, लेकिन जब मुल्क के एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहां जाएंगे तो नेचुरली वो उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। या प्राइम मिनिस्टर साहब केरल चले जाते हैं, तमिलनाडु चले जाते हैं जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, तो वहां के चीफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी है। और आप देख रहे हैं अभी हमारा एनुअल बजट 2025 तैयार हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स आके देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन साहिबा, उनको मिल रहे हैं। तो हमारे देश का एक फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, जब इलेक्शन होते हैं तो ठीक है, एक दूसरे सियासत के अखाड़े में एक दूसरे पर जबरदस्त तनकीद होती है, लेकिन जब आवाम वोट देके किसी को सरकार बनाने का मौका देती है, आइन ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फिर उनको तावन होना चाहिए। और मोदी हुकूमत का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसका मतलब ये है कि उमर अब्दुल्ला जी के काम से आप लोग सहमत, आप चाहते हैं कि वो काम करें? जहां तक बात है हुकूमत के कामकाज की, तो हुकूमत का कामकाज अभी जो उन्होंने वादे इलेक्शन में किए हैं, वो जो उन्होंने कहा था कि फ्री बिजली देंगे, 12 गैस के सिलेंडर मुफ्त देंगे, खवातीन को महीने का 5,000 रुपया हम देंगे, हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, और इसी तरीके से और भी बड़े वादे उन्होंने किए थे। उन तमाम वादों को जो है अब आवाम वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, क्योंकि अब 3 महीने खत्म हो गए हैं। आपने देखा कि अमेरिका के अंदर नई सरकार बनी है ट्रंप साहब की, और डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ लिया और हलफ के 1 घंटे के बाद ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। यहाँ की हुकूमत को भी अब 3 महीने पूरे हो गए, 4था महीना चल रहा है। स्टेटहुड का इंतजार कर रहे हैं सर? देखिए, तब तो स्टेटहुड का मसला अलग इश्यू है जनाब। ये कहते हैं स्टेट मिलेगी उसके बाद काम शुरू करेंगे। ये तो बहानेबाजी है जनाब। ये कह रहे हैं अभी हम टूथलेस टाइगर हैं, सीएम टूथलेस टाइगर है, बिना दांतों वाला शेर। टाइगर नहीं बनना, टाइगर बनने की जरूरत नहीं है, खिदमतदार बनने की जरूरत है जनाब। खादिम, खिदमतदार बन के काम करो, गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों की खिदमत होनी चाहिए, आम लोगों का भला होना चाहिए। अभी मेजर पावर्स जो है उस एलजी साहब के पास है जनाब। मेजर पावर अब एलजी साहब, चूंकि यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर का दर्जा है, तो कुछ पावर्स, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास हैं, और वो अपने फराइज का अच्छा अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब भी बड़े दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, आज भी लोग उनके लिए बहुत अच्छा कहते हैं। सर आपने कुछ सुना डेलीवेजर्स के लिए? कमेंट कर रहे हैं कि डेलीवेजर्स का कोई मसला सॉर्ट आउट होगा, कुछ सॉल्व होगा? देखिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने
जो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है, ये तो उनके एजेंडे में था। उन्होंने कहा था कि हम डेली वेजेस परमानेंट करेंगे, एसपीओ की सैलरी बढ़ाएंगे। तो वो सब इंतजार हो रहा है, जो बहुत एक लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला था इलेक्शन के दौरान, और जिस मैनिफेस्टो के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनको वोट दिए हैं। आज उमर साहब कहते हैं कि मीटर के बिना बिजली मिलना मुफ्त मुश्किल है, मीटरिंग होना जरूरी है, जब तक मीटर नहीं होगा तब तक 200 यूनिट मुफ्त मिलना मुश्किल है। देखिए, ये तो सवाल ये पैदा होता है कि मीटर होगा या नहीं होगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली कब ऐलान होगी। आम लोग इंतजार कर रहे हैं मीटरिंग जब होगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि फ्री राशन डबल कब होगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि 5,000 रुपया महीने का खवातीन को कब मिलेगा। लोग, नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरियां हर साल और 5 साल में 5 लाख नौकरियां कब मिलेंगी। लोग इंतजार कर रहे हैं जनाब। सबसे पहले इंतजार करें कि रियासत का दर्जा कब मिलेगा सर। स्टेटहुड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। देखिए मरकजी हुकूमत को स्टेटहुड देना चाहिए जम्मू कश्मीर को, और ये मुझे लगता है राइट टाइम अभी स्टेटहुड के लिए। मोदी साहब ने कहा है ना क्या कि वक्त आने पर वो फैसले भी होंगे, वो फैसले हो जाएंगे, लेकिन आपको जो वादे आपने अवाम के साथ किए हैं वो वादे आपको पूरा करने हैं, उनका जवाब आपको देना है। सर आपको लगता है कि अभी सरकार के पास बहुत टाइम, अभी तो 3 ही महीने हुए गवर्नमेंट बनी हुई, अभी तो 45 महीने और पेंडिंग है सर, 4 साल में कर लेंगे? देखिए, वक्त गुजरते पता नहीं चलता है जनाब। हाँ। ये वक्त है, वक्त का पहिया बड़ी तेज रफ्तार से निकलता है। हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हुकूमत जब इन्होंने हलफ ली और इनके जो वादे हैं वो लोगों के जहन में है, लोगों के दिलों में है, और लोग वो डिमांड कर रहे हैं कि वो वादे कब पूरे होंगे, और ये सरकार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान लग रहा है। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो जाएगा गवर्नमेंट को, याद रखना, अगर इन्होंने वो वादे जो इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि हम पूरे करेंगे, वो तमाम वादे पूरे होने, वो 12 सिलेंडर, वो फ्री बिजली, वो राशन डबल, वो डेली वेजेस को परमानेंट करना, वो खवातीन को 5-5 हजार रुपया हर महीने का जो स्टेफन देना, रोजगार, नौजवानों को रोजगार देना, नौजवानों को स्टेफन मंथली देना, वो जो बड़े फैसले, जो बड़े वादे इन्होंने किए हैं, अब जो वादा इन्होंने किया है, वादा तो निभाना पड़ेगा, वरना तनकीद का निशाना बनना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल रह रहा है, बच्चे बहुत कमेंट्स कर रहे हैं आपको लेकर, 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का ये कहना है कि हालिया ही पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है जम्मू कश्मीर का, और उस पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में बच्चों का ये कहना है, मेरा नहीं सर, कि जो बच्चे टॉपर्स हैं पहली लिस्ट में जिनको 80-90 मार्क्स हैं, सेकंड लिस्ट में उन्हें 5-5, 6-6 नंबर हैं, तो उन बच्चों को लेकर थोड़ी सी शक है। तो क्या कहना चाहेंगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को? आपने देखा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में एक घोटाला हुआ था। हाँ जी। उस घोटाले के बाद तहकीकात हुई, डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई, आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR डाली है। जो गड़बड़ घोटाला करेगा वो कभी नहीं बचेगा, ये मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं। दूसरा, ये जो पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट्स का जिक्र आपने किया है, मेरे पास भी कुछ बच्चे आए थे, मैंने भी कुछ नौजवानों से मिला हूं, मैंने भी उनसे बात की है सर, और मैंने उनको कहा है कि डिटेल बनाओ, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर वो चीज़ें लाएंगे, नहीं तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इंसाफ बच्चों को दिलाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात कही रविंद्र रैना जी ने, मुझे इंतहाई बड़ी खुशी हुई। रैना साहब ने कहा कि हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उन बच्चों को इंसाफ देंगे। जिन बच्चों को लगता है कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो रविंद्र रैना जी लेफ्टिनेंट गवर्नर तक आपको पहुंचाएंगे, अपोजिशन में एक बेहतरीन लीडर का अपना रोल प्ले करेंगे। और सबसे खुशी इस बात की है कि रविंद्र रैना जी अभी भी लोगों की खिदमत में काम कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। मिलना ना मिलना वो किस्मत की बात है, लेकिन हरकत ना करेंगे तो बरकत नहीं होगी। और ऐसे नेता लोग बहुत कम मिलते हैं जो आज के समय में मेहनत के दम पर जो है वो आवाम की खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं, जैसे रविंद्र रैना जी हमेशा अवेलेबल रहते हैं अपने लोगों की खिदमत के लिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।